अच्छा, एक एक सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है। जब हम अपने कंप्यूटर या फ़ोन से कोई फाइल, कोई फ़ोटो डिलीट करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? यही कि वो हमेशा के लिए चली गई, खत्म। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर मामलों में वो फाइल असल में कहीं नहीं जाती? वो बस कह सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने से हट जाती है। वो एक ऐसे कमरे में पड़ी रहती है जिसका दरवाजा बंद है, पर शायद ताला नहीं लगा। और सही चाबी से उस दरवाजे को खोला जा सकता है? बिल्कुल। और डिजिटल फोरेंसिक्स की दुनिया वो वो इसी चाबी को बनाने और इस्तेमाल करने का विज्ञान है। और आज हमारे पास उसी चाबी के गुच्छे में से एक बहुत ही खास चाबी पर कुछ जानकारी है। इसका नाम है ऑटोप्सी। और मैं पहले ही बता दूं, इसका किसी मेडिकल प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है बताना। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये टूल क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे उन डिजिटल रहस्यों को उजागर करता है जिन्हें हम खत्म हुआ मान लेते हैं। तो चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को शक है कि किसी कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने से ठीक पहले कुछ बहुत जरूरी क्लाइंट फाइलें डिलीट कर दी हैं। अब जांचकर्ता क्या करेगा? उसका उसका पहला कदम क्या होगा? तो उस जांचकर्ता का पहला कदम होगा सबूत को सुरक्षित करना, मतलब उसका लैपटॉप या हार्ड ड्राइव। ओके। और उसका दूसरा कदम होगा ऑटोप्सी जैसे एक टूल को तैयार करना। ऑटोप्सी एक ओपन सोर्स डिजिटल फॉरेंसिक्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स, इसका मतलब ये मुफ्त है? हाँ, मुफ्त है और इसका कोड कोई भी देख और सुधार सकता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आमतौर पर इतने शक्तिशाली टूल जिनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां या एजेंसियां करती हैं, वो तो बहुत महंगे होते हैं। तो क्या मुफ्त होने का कोई नुकसान भी है? मतलब क्यों कोई महंगा कमर्शियल टूल इस्तेमाल करेगा अगर ऑटोप्सी सब कुछ कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो कमर्शियल टूल्स हैं जैसे एनकेस या एफटीके, उनमें आपको अक्सर 24/7 कस्टमर सपोर्ट या कुछ बहुत ही एडवांस खास फीचर मिल सकते हैं। लेकिन ऑटोप्सी की ताकत इसकी बुनियाद में है। ये असल में द स्लूथ किट या टीएसके नाम के कमांड लाइन टूल्स के ऊपर बना एक शानदार ग्राफिकल इंटरफेस है। ओके, तो टीएसके वो इंजन है? बिल्कुल। सोचिए, टीएसके एक बहुत शक्तिशाली कार का इंजन है जिसे चलाने के लिए आपको माहिर मैकेनिक होना पड़ेगा। ऑटोप्सी क्या करता है? वो उस इंजन के ऊपर एक खूबसूरत डैशबोर्ड, एक स्टीयरिंग व्हील और आसान से कंट्रोल लगा देता है, ताकि कोई भी उसे चला सके। हाँ, ताकि कोई भी उसे आसानी से चला सके। ये जटिल कमांड्स को आसान क्लिक करने लायक बटनों में बदल देता है। और इसका इस्तेमाल कौन करता है? सिर्फ बड़ी बड़ी नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। एजेंसियां? दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां तो करती ही हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत में आंतरिक जांच के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि कॉलेज के छात्र भी इसे सीखते और इस्तेमाल करते हैं। वाह। और इसकी शुरुआत अमेरिकी रक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट से हुई थी, जो इसकी विश्वसनीयता को और पुख्ता करता है। ठीक है, तो हमारी कहानी पर वापस आते हैं। जांचकर्ता के पास लैपटॉप है और उसने ऑटोप्सी भी खोल लिया है। अब वो क्या करेगा? क्या वो सीधे लैपटॉप को अपने कंप्यूटर से जोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। और ये डिजिटल फोरेंसिक्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। मूल सबूत को कभी मत छुओ। कभी नहीं? कभी नहीं। अगर जांचकर्ता ने उस लैपटॉप को सीधे अपने सिस्टम से जोड़ दिया, तो हो सकता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप उस हार्ड ड्राइव पर कोई छोटी सी लॉग फाइल बना दे। अरे! बस सबूत से छेड़छाड़ हो गई। अब अदालत में बचाव पक्ष का वकील इसी एक बात पर पूरी जांच को खारिज करवा सकता है। मैं एक छोटे से ऑटोमेटिक प्रोसेस से पूरा केस खराब हो सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है डेटा की अखंडता बनाए रखना, डेटा इंटेग्रिटी। इसके लिए जांचकर्ता सबसे पहले उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की एक बिट टू बिट कॉपी बनाएगा, हूबहू नकल। एक क्लोन? हाँ, एक क्लोन। इसे फोरेंसिक इमेज कहते हैं। फिर ओरिजिनल हार्ड ड्राइव को सील करके सुरक्षित रख दिया जाएगा और पूरी जांच उस इमेज फाइल पर होगी। समझ गया। जैसे क्राइम सीन पे टेप लगा देते हैं, वैसे ही ओरिजिनल ड्राइव को अलग रख दिया। तो अब जांचकर्ता ऑटोप्सी में इस इमेज फाइल को डालेगा? बिल्कुल। ऑटोप्सी में सबसे पहले वो एक नया केस बनाएगा। ये एक डिजिटल फाइल बनाने जैसा है। इसमें वो केस का नाम, एक यूनिक नंबर, अपना नाम, तारीख, सब कुछ लिखेगा। हर कदम का दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। केस बनाने के बाद अगला कदम है उस फोरेंसिक इमेज को डेटा सोर्स या डेटा सोर्स के तौर पर जोड़ना। अच्छा, हम टूल को बता रहे हैं कि उसे खजाना कहाँ ढूंढना है, लेकिन एक हार्ड ड्राइव में तो लाखों फाइलें होती हैं। क्या टूल खुद ही सब कुछ छानता है? यहीं पर ऑटोप्सी का जादू शुरू होता है। जब आप डेटा स्रोत जोड़ते हैं,
तो ऑटोप्सी आपसे पूछता है कि आप कौन-कौन से इंजेस्ट मॉड्यूल चलाना चाहती हैं। इंजेस्ट मॉड्यूल, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में ये क्या है? इन्हें आप स्पेशलिस्ट जासूसों की एक टीम समझिए। ओके। एक मॉड्यूल है रीसेंट एक्टिविटी, जो ये पता लगाएगा कि हाल ही में कौन सी फाइलें खोली गईं। एक है कीवर्ड सर्च, जिसे आप कुछ खास शब्द दे सकते हैं, जैसे क्लाइंट लिस्ट या सीक्रेट प्रोजेक्ट। अच्छा, तो वो उन शब्दों को हर जगह ढूंढेगा। हाँ, पूरी हार्ड ड्राइव में। फिर एक मॉड्यूल है फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, जो फाइलों को उनके असली सिग्नेचर से पहचानता है, एक्सटेंशन से नहीं। मतलब अगर किसी ने एक जरूरी डॉक्यूमेंट का नाम बदलकर उसे तस्वीर जैसा दिखाने की कोशिश की है, तो ये मॉड्यूल इसे पकड़ लेगा। ये आपका फोरेंसिक एक्सपर्ट है। वाह, तो आप केस के हिसाब से अपनी जासूसों की टीम चुनते हैं। हमारी कहानी में जांचकर्ता को डिलीट की हुई फाइलें ढूंढनी है, तो वो कौन सा मॉड्यूल चुनेगा? वो निश्चित रूप से फाइल एनालिसिस मॉड्यूल चुनेगा। ये मॉड्यूल सिस्टम में उन फाइलों को ढूंढता है जिनका रिकॉर्ड तो मिटा दिया गया है, लेकिन डेटा अभी भी मौजूद है। इन सभी मॉड्यूल्स को चुनने के बाद जांचकर्ता नेक्स्ट पर क्लिक करता है और ऑटोप्सी अपना काम शुरू कर देता है। और इसमें समय लग सकता है। जाहिर है। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जांचकर्ता को क्या दिखाई देता है? उसे एक बहुत ही व्यवस्थित डैशबोर्ड दिखाई देता है। बाईं तरफ एक ट्री व्यू होता है जिसमें सब कुछ करीने से लगा होता है, जैसे फाइल टाइप्स, रीसेंट फाइल्स और सबसे खास डिलीटेड फाइल्स। हाँ, डिलीटेड फाइल्स का एक सेक्शन। तो मतलब वहां एक बटन है जिस पर क्लिक करते ही सारी डिलीट की हुई फाइलें सामने आ जाती हैं? डेटा तब तक वहीं पड़ा रहता है जब तक कोई नई फाइल आकर उसकी जगह ना ले ले, मतलब उसे ओवरराइट ना कर दे। ऑटोप्सी इन्हीं बिना पते वाली फाइलों को ढूंढ निकालता है। ये तो कमाल है। तो हमारी कहानी में जांचकर्ता उस सेक्शन में जाता है और उसे वो क्लाइंट फाइलें मिल सकती हैं, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? मतलब क्या ऑटोप्सी हर डिलीट की हुई फाइल को रिकवर कर सकता है? नहीं, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं? अगर उस कर्मचारी ने फाइलें डिलीट करने के बाद कंप्यूटर पर बहुत सारा काम किया, नई फिल्में डाउनलोड की या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हो सकता है वो जगह भर गई हो। बिल्कुल, बहुत संभावना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस खाली जगह का इस्तेमाल नई फाइलों को सेव करने के लिए कर लिया हो। एक बार डेटा ओवरराइट हो गया तो उसे वापस लाना लगभग असंभव है। इसीलिए कहते हैं कि अगर डेटा लॉस हो जाए तो डिवाइस का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये समय के खिलाफ एक दौड़ है। जितना जल्दी आप जांच शुरू करेंगे, रिकवरी की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, मान लीजिए जांचकर्ता को कुछ संदिग्ध फाइलें मिल गईं। अब वो क्या करेगा? रिपोर्ट कैसे बनाएगा? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। वो किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके उसे टैग कर सकता है, जैसे महत्वपूर्ण सबूत या संदिग्ध। ठीक है। और जब वो अपनी जांच पूरी कर लेता है तो ऑटोप्सी में एक जनरेट रिपोर्ट का विकल्प होता है। वो चुन सकता है कि उसे सिर्फ टैग की हुई फाइलों की रिपोर्ट चाहिए या पूरी जांच की। और ये रिपोर्ट HTML या PDF जैसे फॉर्मेट में बनती होगी? हाँ, और उसमें हर सबूत की पूरी जानकारी होती है। फाइल का नाम, वो कहाँ मिली, उसे कब बनाया गया था, कब बदला गया, सब कुछ। इस रिपोर्ट को फिर अदालत में पेश किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत व्यवस्थित और शक्तिशाली लगती है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराध की जांच जैसे गंभीर कामों के लिए ही होता है? नहीं, हम जैसे आम लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि? मान लीजिए आपने गलती से अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया जिसमें आपकी छुट्टियों की सारी तस्वीरें थीं। हो, ये तो बहुत होता है। हाँ, तो आप ऑटोप्सी का इस्तेमाल करके उन्हें वापस लाने की कोशिश कर सकती हैं। या अगर आपको कोई पुरानी हार्ड ड्राइव मिली है और आप देखना चाहते कि उसमें क्या-क्या था, तो भी एक बेहतरीन टूल है। तो ये सिर्फ एक फोरेंसिक टूल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली डेटा रिकवरी टूल भी है। बिल्कुल। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑटोप्सी क्या है और ये डिलीट की हुई फाइलों को कैसे ढूंढता है, लेकिन मतलब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होंगी, है ना, इस काम को सही ढंग से करने के लिए? हाँ, बिल्कुल है, और वो बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो वही जिसकी हमने बात की, डेटा की अखंडता। हाँ, कि ओरिजिनल से छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल, हमेशा उस इमेज, उस कॉपी पर ही काम करना है। दूसरा, हर कदम का दस्तावेजीकरण करें। आपने क्या किया, क्यों किया और उसका नतीजा क्या निकला, सब कुछ लिखें। ठीक है। तीसरा, अपने टूल को हमेशा अपडेट रखें। ऑटोप्सी एक एक्टिव प्रोजेक्ट है, इसमें नए फीचर और सुधार आते रहते हैं। और चौथा, अगर संभव हो तो अपने नतीजों को किसी दूसरे तरीके से भी कंफर्म करें। तो कुल मिला के आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ऑटोप्सी डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया में एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है।
शक्तिशाली है, बहुउपयोगी है और सबसे बड़ी बात, सभी के लिए उपलब्ध है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करता है, केस बनाने से लेकर डेटा स्रोत जोड़ने और अंत में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने तक। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरी चर्चा से निकल कर आती है वो ये है कि डिजिटल दुनिया में डिलीट का मतलब हमेशा नष्ट होना नहीं होता। ये सिर्फ उस जानकारी को हमारी तात्कालिक पहुंच से हटा देना है। जब तक उस डिजिटल जमीन के टुकड़े पर कोई नया निर्माण नहीं हो जाता, तब तक पुरानी नींव को खोज निकालना संभव है। और ये हमें डिजिटल स्वच्छता की अहमियत भी सिखाता है, खासकर जब हम अपने पुराने डिवाइस बेचते या फेंकते हैं। बिल्कुल। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है, अगर एक मुफ्त में मिलने वाला टूल डिलीट की हुई चीजों को इतनी आसानी से वापस ला सकता है, तो क्या डिजिटल दुनिया में कोई भी जानकारी कभी सच में खत्म होती है, या वो बस हमारी नजरों से ओझल हो जाती है, सही उपकरण के इंतजार में?